अब इसकी काज क्या है, व्हाट इज द इटियोलॉजी? तो बेसिकली क्या होता है कि मोस्टली केसेस में इडियोपैथिक डिसऑर्डर है जिसको हम प्राइमरी अक्लेशिया कहेंगे। इफ इट इज एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉज, यानी कोई अंडरलाइन कॉज है विच रिजल्ट इन अक्लेशिया, तो उसको हम सेकेंडरी अक्लेशिया कहेंगे। फॉर एग्जांपल इन चागर्स डिजीज ट्राइपैनोसोमा क्रूजी इन्फेक्शन है विच अकर्स इन चागर्स डिजीज विच कैन अफेक्ट द न्यूरॉन्स इन द एसोफेगस which can result in अक्लेशिया। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेशेंट्स की यूजुअली एज कितनी होती है, लेस देन 50 होती है, और पेशेंट जो है लेस देन 15 इयर्स ओल्ड पेशेंट विल प्रेजेंट विद कंप्लेंट ऑफ डिस्फेजिया, और इसमें जो डिस्फेजिया होगा इट विल अकर फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एट द सेम टाइम, क्योंकि एक मोटिलिटी डिसऑर्डर है। मोटिलिटी डिसऑर्डर में क्या होगा, डिस्फेजिया होगा, डिफिकल्टी स्वेलिंग होगी इन केस ऑफ सॉलिड्स एज वेल एज लिक्विड्स, जबकि जो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज होती हैं डिस्फेजिया की उसमें क्या होगा, डिस्फेजिया होगा फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। लेकिन जो प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा उसमें सबसे पहले डिस्फेजिया होगा फॉर सॉलिड्स, देन इट विल प्रोग्रेस टू लिक्विड्स एंड इट कैन अकर इन केस ऑफ एसोफेजियल कार्सिनोमा। सो मोटिलिटी डिसऑर्डर में डिस्फेजिया होगा, ठीक है, और फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज में भी डिस्फेजिया होगा फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, जबकि जो प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एसोफेजियल कार्सिनोमा, तो उसमें पहले सॉलिड्स के लिए होगा, फिर ये प्रोग्रेस करेगा टुवर्ड्स लिक्विड्स। पेशेंट कंप्लेंट करेगा दैट देयर इज समथिंग इज ऑब्स्ट्रक्टिंग इन द चेस्ट, दैट इज द फूड अकोमोडेटेड इन द एसोफेगस। चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट की कंप्लेंट होगी, बैड ब्रेथ होगी, रिगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो है क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होंगे उनकी रिगर्जिटेशन होगी। वेट लॉस होगा क्योंकि फूड तो अंदर जा नहीं रही, वेट लॉस होगा, नॉक्टर्नल कफ होगी, एंड इट इज द कंडीशन व्हिच इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एसोफेजियल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक इम्पोर्टेंट और हाई यील्ड टॉपिक है फॉर योर एग्जाम। तो मेजर रिस्क फैक्टर कौन सा है, फिर हम इसकी पैथोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे कि कंडीशन कैसे डेवलप होती है, उसमें हम डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डेवलप होते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के उनको डिस्कस करेंगे, उनका मैकेनिज्म क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि रीड इंडेक्स बेसिकली है क्या। इस डायग्राम पे हम फोकस करें तो यहाँ पे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर को। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल ब्रोंकियल वॉल है, एंफीसीमा में क्या होगा कि इसमें इरिवर्सिबल एयरवेज की इनलार्जमेंट होगी, इरिवर्सिबल या परमानेंट एयरवे इनलार्जमेंट होगी। क्यों होगी, बिकॉज ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स एंड कार्टिलेज। बेसिकली फाइबर्स हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द एक्सेसिव एक्सपेंशन एज वेल एज एक्सेसिव कोलैप्स ऑफ द airways or alveoli during inspiration and expiration। अगर हम इस डायग्राम पे फोकस करें तो इसमें हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो होल एसिनस है, ये हमारे पास होल एसिनस है, ये टोटली डायलेट हो चुकी है, तो इसलिए इसको पैन एसिनल एम्फीसीमा कहते हैं, और इसमें लोब जो है लंग्स के वो अफेक्ट होते हैं। एक या फाइंडिंग्स में नहीं, उन तीनों फाइंडिंग्स को हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिए कि जो 4 कार्डियक डिफेक्ट्स हैं उसको हमने डिस्कस कर लिए। तो बेसिकली इसमें जो मेन कार्डियक डिफेक्ट है दैट इज द पल्मोनरी स्टेनोसिस। अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस माइल्ड है तो कंडीशन माइल्ड होगी, अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस सीवियर है फिर इसमें हमने डिस्कस किया कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से क्या होगा, पेशेंट में बूट शेप्ड हार्ट होगा। हाई हील्ड पॉइंट है बूट शेप्ड हार्ट, सिंगल वर्ड बूट शेप्ड हार्ट, पैथोलॉजी ऑफ फेलट, बूट शेप हार्ट होगा इसमें। तो ये हाई यील्ड पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। फिर इसमें वीएसटी होगा, ओवरराइडिंग एओर्टा होगा। इसके अलावा इसमें हमने डिस्कस किया है कि जो स्टीपल साइन क्यों डेवलप होता है। बेसिकली अगर हम इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सरे करें नेक का और अपर चेस्ट का, तो उसमें हमें क्या मिलेगी फाइंडिंग, सब ग्लॉटिक नैरो मिलेगी। जो एरिया होगा अंडर द एपिग्लॉटिस सब ग्लॉटिक एरिया, उसकी नैरोइंग होगी, उस नैरोइंग की वजह से यहाँ पे उस जो फाइंडिंग होगी सब ग्लॉटिक नैरिंग, उसको हम स्टीपल साइन कहते हैं। तो फाइंडिंग क्या है, सब ग्लॉटिक नैरिंग, और साइन क्या है, स्टीपल साइन।